गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दौड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं की जानकारी प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे थे? इससे पिछले वीडियो में हमने गुप्त साम्राज्य से संबंधित चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों का मूल्यांकन, इसके अलावा गुप्त काल में हुई साहित्य कला विज्ञान की उन्नति, गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं तथा गुप्तकालीन समाज की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दशा की जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण। जैसे कि उत्थान के पश्चात पतन प्रकृति का शाश्वत नियम है। आज तक बड़े से बड़े साम्राज्यों का उत्थान और पतन हम देख चुके हैं। रोम का विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य उन्नति के शिखर पर पहुंचा था। शताब्दियों तक चट्टान की तरह दृढ़ता से खड़ा रहा था, लेकिन अंत में इसका भी पतन हो गया था। भारत के विशाल साम्राज्यों जैसे कि मौर्य साम्राज्य, मुगल आदि का भी यही हश्र हुआ। अब तक सर्वशक्तिमान और विशालतम साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य, जहां सूर्य कभी अस्त नहीं होता, अंत में ब्रिटेन को एक द्वितीय श्रेणी का राष्ट्र छोड़कर समाप्त हो गया। इसी तरह भारत के गुप्त साम्राज्य का भी अंत हुआ। यद्यपि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इतना शक्तिशाली और सुसंगठित जो साम्राज्य है भारत भूमि से एक दिन पूर्णतः लुप्त हो जाएगा। फिर भी कुछ ऐसे कारण रहे जिसके सामूहिक परिणाम से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। चूंकि गुप्त शासकों में श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय और स्कंदगुप्त जैसे महान सम्राट हुए, जिनके समय में गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का काफी विस्तार हुआ था। और इन शासकों के शासनकाल में प्रजा सुखी और संपन्न थी। साहित्य कला विज्ञान की उन्नति चरम सीमा पर रही थी तथा कृषि, व्यापार, उद्योग धंधे सभी उन्नत अवस्था में थे। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां उन्नति अपनी चरम सीमा पर न पहुंच गई हो। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद जो शासक गद्दी पर बैठे वह अयोग्य थे, दुर्बल थे। इनके समय में दंड नीति उदार रही थी। इन शासकों में पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालद्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, हर्षगुप्त, दामोदरगुप्त, महासेनगुप्त आदि शासक हुए थे। लेकिन इनमें अधिकांश दुर्बल और कमजोर सिद्ध हुए। अतः इनके समय में शासन व्यवस्था सही ढंग से संभल नहीं पाई। अतः गुप्त साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया था। तो आइए अब देखते हैं गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से कारक
उत्तरदायी रहे थे। सबसे पहला है सीमा रक्षा की अवहेलना, अर्थात गुप्त शासकों के द्वारा सीमांत प्रदेशों की रक्षा न करना। इसके अलावा अयोग्य उत्तराधिकारी, स्कंदगुप्त के बाद जितने भी शासक गद्दी पर बैठे इनमें अधिकांश अयोग्य थे, दुर्बल थे और कमजोर थे। नेक्स्ट है गुप्त शासन प्रणाली के दोष, अर्थात स्कंदगुप्त के पश्चात जो शासक गद्दी पर बैठे उनके समय में शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। इसके अलावा राजकीय कलह और संघर्ष, आगमन के साधनों का अभाव, परवर्ती सम्राटों द्वारा बौद्ध धर्म अपना लेना, दंड नीति की उदारता, बाहरी आक्रमण, इसके अलावा होने वाले निरंतर युद्ध, प्रांतों की स्वतंत्रता तथा यशो धर्म का विद्रोह और कूटनीतिक संबंधों का अभाव, जो कि गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण रहे थे। अब हम इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं विस्तार पूर्वक। सबसे पहले है सीमा रक्षा की अवहेलना। सीमा रक्षा की अवहेलना अर्थात गुप्त शासकों के द्वारा सीमांत प्रदेशों की रक्षा न किया जाना। तो उत्तराकालीन गुप्त सम्राटों की सीमांत नीति जो थी असंतोषजनक रही थी। उन्होंने सीमांत प्रदेशों की रक्षा की उचित व्यवस्था नहीं की थी और भारत के पश्चिम दिशा से होने वाले हुनों के आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। हुनों के आक्रमण होने लगे थे और गुप्त सम्राटों के सामने काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई थी। तो स्कंदगुप्त के काल में हुनों ने सिंधु नदी पार कर गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए थे। सम्राट स्कंदगुप्त एक साहसी और पराक्रमी सेना नायक था, जिसने कि हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया था और उन्होंने हुनों का डटकर सामना भी किया था और उन्हें पराजित कर सिंधु पार खदेड़ दिया था। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे देश की संपूर्ण आर्थिक और सैनिक शक्ति को लगाना पड़ गया था। स्कंदगुप्त ने पश्चिम भारत पर हुनों के खतरे को देखते हुए पश्चिम भारत के लिए सुयोग्य, सक्षम, शक्तिशाली और बलशाली गवर्नर की नियुक्ति प्रदान की थी। लेकिन स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने उत्तर पश्चिम और पश्चिम सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा की ओर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। अतः स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद उन्होंने पुनः आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए और वे निरंतर आगे बढ़ते गए। पहले से ही कमजोर हो चुका गुप्त साम्राज्य अब साधनों के अभाव में हुनों का आक्रमण का सामना नहीं कर पाए। धीरे धीरे साम्राज्य के जो अन्य भाग थे वह अब स्वतंत्र होने लगे और आंतरिक विद्रोहों के कारण गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न होता चला गया। अंत में मालवा के शासक यशोधर्मन के प्रहार से गुप्त साम्राज्य पूर्णतः नष्ट हो गया था। तो गुप्त साम्राज्य का जो अंतिम शासक है वह कुमारगुप्त तृतीय को माना जाता है। नेक्स्ट है अयोग्य उत्तराधिकारी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, जबकि वास्तविक संस्थापक जो था स्वतंत्र
चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके पश्चात समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, महेंद्र द्वितीय एवं स्कंदगुप्त जैसे महान शासक हुए, जिनके समय में साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। इन शासकों ने गुप्त साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा, लेकिन स्कंदगुप्त के बाद जो उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठे वह अयोग्य थे, दुर्बल थे, कमजोर थे। अतः वे साम्राज्य के बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाए। हुनों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य के पतन की जो प्रक्रिया थी और अधिक तीव्र हो गई थी। इसके अलावा 467 ईस्वी के लगभग मालवा के गवर्नर गोविंद गुप्त ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर पुरुगुप्त को अपना शासक मानने से इनकार कर दिया था और पुरुगुप्त में इस लहर को दबाने की योग्यता, क्षमता नहीं थी, जिससे साम्राज्य निर्बल होता चला गया और अंत में इसका पतन हो गया। फिर है गुप्त शासन प्रणाली के दोष। गुप्त शासन प्रणाली के दोष भी गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थे। तो गुप्त शासन जो प्रणाली थी उस काल की प्रचलित प्रथा के अनुसार निरंकुश राजतंत्रात्मक थी। ऐसी शासन प्रणाली का प्रमुख दोष यह था कि शक्तिशाली लेकिन जनता के प्रति उदार शासक ही इसको सुचारू रूप से संचालन कर सकता था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त आदि शासक निरंकुश जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति साम्राज्य को दृढ़ करने में और जनहित की भलाई में लगाए थे। इसलिए इनके समय में जो गुप्त साम्राज्य था उन्नति की ओर अग्रसर हुआ था। इन्होंने अपने साम्राज्य के राज्यपालों और सामंतों को भी अपने नियंत्रण में रखा था, लेकिन स्कंदगुप्त के बाद जो शासक गद्दी पर बैठे अयोग्य हुए तथा इन्होंने शक्ति को ढंग से केंद्रित नहीं कर पाए और अयोग्यता के कारण वह उसको संभालने में भी असमर्थ रहे थे, जिसके कारण साम्राज्य छिन्न भिन्न होता चला गया और अंत में नष्ट हो गया। फिर राजवंशीय कलह और संघर्ष बढ़ गए थे, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगी। तो राजवंशीय कलह और संघर्ष से गुप्त वंश को काफी हानि पहुंची थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उत्तराधिकारियों के पारस्परिक संबंध कटु और वैमनस्यपूर्ण रहे थे। कुमारगुप्त के उत्तराधिकारियों में सत्ता प्राप्ति को लेकर संघर्ष छिड़ गया था। बाद में गुप्त सम्राटों के राजकुमारों में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष और कलह जारी रहे। तो गुप्त सम्राट और वाकाटक राजा के निकट संबंधी होते हुए भी वे इनके शत्रु बन गए। तो इस प्रकार गृह कलह और आपसी कलह के चलते जो शासन व्यवस्था थी वह षड्यंत्रों का एक केंद्र बन चुकी थी। सम्राटों के एक से अधिक रानियां होने से रानीवास भी संघर्ष और षड्यंत्र के केंद्र बन गए। राजघराना कई गुटों में बंटने लगा। प्रत्येक गुट राज्य के प्रभावशाली व्यक्तियों और कर्मचारियों को अपने ही गुट में मिलाने का प्रयत्न करने लगे थे। परिणाम स्वरूप शासन जो था उपेक्षित होने लगा। जनता में असंतोष बढ़ने लगा, जिससे प्रांतीय शासकों को विद्रोह करने का अवसर मिला, जिससे गुप्त साम्राज्य की
प्रतिष्ठा को प्रबल घात पहुंचा। नेक्स्ट है आगमन के साधनों का अभाव गुप्त साम्राज्य के पतन का एक अन्य कारण रहा। तो गुप्त साम्राज्य इतना विशाल हो गया था कि दूरस्थ प्रांतों पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया था। आगमन के साधन उस समय विकसित नहीं थे। बाद के गुप्त सम्राटों को यातायात के साधनों का समुचित विकास करना चाहिए था, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी थी। लेकिन बाद के गुप्त शासकों ने आगमन के साधनों की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आंतरिक और बाहरी आक्रमण बढ़ने लगे और गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। नेक्स्ट है परवर्ती सम्राटों द्वारा बौद्ध धर्म अपना लेना और अहिंसा नीति का पालन करना। तो गुप्त साम्राज्य के पतन का एक कारण जो रहा वह था बाद के गुप्त सम्राटों के द्वारा बौद्ध धर्म अपना लेना था। संभवतः स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों पर बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव पड़ने लगा था। नरसिंहगुप्त, बाल द्वितीय गुप्त, बुद्धगुप्त, वैन्यगुप्त आदि ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इससे सैनिक बल की वृद्धि की ओर इनका ध्यान हट गया था और अहिंसा नीति के चलते साम्राज्य को काफी हानि उठानी पड़ी थी। गुप्त काल के आरंभ में सभी सम्राट ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, अतः उनकी प्रवृत्ति सामरिक होती थी, जिससे आंतरिक और बाहरी शत्रु को सिर उठाने का अवसर नहीं मिलता था। परंतु बाद के गुप्त सम्राटों द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण इन्होंने अहिंसात्मक नीति का पालन किया था, जिससे अस्त्र शस्त्र सेना कमजोर पड़ने लगी। इसका लाभ विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया और गुप्त साम्राज्य पर धावे बोलने शुरू कर दिए थे, जिससे गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचा था। नेक्स्ट है दंड नीति की उदारता। गुप्त सम्राट जो थे सरल उदार प्रवृत्ति के रहे थे और इन्होंने दंड नीति में उदारता का ही समावेश किया था। स्कंदगुप्त उदारता का ही समावेश किया था और गुप्त काल के अंतर्गत साम्राज्य में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था, जिसके कारण आंतरिक शत्रुओं को देश में अशांति और व्यवस्था फैलाकर साम्राज्य के विनाश करने का उनको अवसर मिल गया और वे साम्राज्य के विरोधी कार्यों में सफल होने लगे थे। इस प्रकार उदार दंड नीति के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद होते चले गए और उन्होंने गुप्त साम्राज्य पर धावे बोलने शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट है भारी आक्रमण। तो हुनों के अतिरिक्त गुप्त सम्राटों को अन्य बाहरी आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा था। स्कंदगुप्त के समय पुष्यमित्र नामक जाति ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था। यद्यपि स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र को पराजित कर दिया था और उसे पराजित करने में उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, तथापि इस आक्रमण से गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को और जनधन को काफी हानि पहुंची थी। तो स्कंदगुप्त की विपत्तियों से लाभ उठाकर संभवतः वाकाटक ने भी गुप्त साम्राज्य के प्रति बैर भाव प्रदर्शित किया। ऐसा अनुमान है कि उन्होंने पुष्यमित्रों और मालवा के गवर्नर को स्कंदगुप्त के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी। तो विद्वानों का यह मत है कि वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन ने कम से कम कुछ समय के लिए मालवा स्कंदगुप्त से छीन लिया था, जिससे गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी थी। निरंतर युद्ध ही गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण रहा था। चूंकि गुप्त सम्राट साम्राज्यवादी थे, समुद्रगुप्त ने प्रायः संपूर्ण उत्तरी और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। उसके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी अनेक युद्ध लड़े थे, जिसके अंतर्गत उसने शकों को पराजित किया, गणराज्यों को
पराजित कर दिया था। पश्चिम भारत में शक राज्य का नाश करने के लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को महत्वपूर्ण युद्ध लड़ना पड़ा था। इन साम्राज्यवादी युद्धों के कारण जनधन की काफ़ी हानि हुई और प्रशासन पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट है प्रांतों की स्वतंत्रता। अवनति काल में गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ जो प्रांत थे ये अब धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे थे, क्योंकि गुप्त शासक स्कंदगुप्त के बाद जो भी गद्दी पर बैठे दुर्बल और कमजोर थे, जिनके समय में प्रांतपतियों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, जिससे गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचा था। वल्लभी के मैत्रकों ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर रखी थी। मौर्यों ने भी मगध में और उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। बंगाल भी गुप्तों के हाथों से निकल चुका था। इसके अलावा पश्चिमोत्तर प्रदेश और पश्चिम प्रदेशों के गुप्त साम्राज्य से निकल जाने के कारण गुप्तों के हाथ से वे स्थलीय और समुद्री व्यापारिक मार्ग भी उनके हाथों से निकल गए थे, जो कि साम्राज्य की समृद्धि और बाहरी संसार से उनको संपर्क के लिए अति आवश्यक थे। अतः इससे गुप्त साम्राज्य की आर्थिक दशा खराब होने लगी और गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट है यशोधर्मन का विद्रोह। मालवा का शासक यशोधर्मन ने गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचाया था। मालवा का शासक यशोधर्मन एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने गुप्तों की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था और पूर्वी अभियान में मगध के गुप्त शासक को उसने पराजित भी कर दिया था। तो डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का कहना था कि यशोधर्मन का पूर्वी भारत का जो अभियान है गुप्त साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। कूटनीतिक संबंधों का अभाव गुप्त साम्राज्य के पतन का एक अन्य कारण रहा था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, इन शासकों ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा दिया था, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पश्चात गुप्त नरेशों ने तत्कालीन राजवंशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाने में रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण संकट काल में उन्हें अन्य राज्यों से सहायता नहीं मिल पाई थी। समुद्रगुप्त ने विजित प्रदेशों से मित्रतापूर्ण संबंध की नीति अपनाते हुए उनके राज्य उन्हें वापस लौटा दिए थे दक्षिण भारत के अभियान के अंतर्गत, और इन शासकों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नागवंश और वाकाटक वंश के साथ वैवाहिक संबंध कायम कर लिए थे, परंतु बाद के गुप्त सम्राट जो थे इस नीति पर चल नहीं पाए। अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित संबंधों को स्थायी रखना तो दूर की बात है, उत्तरवर्ती गुप्त राजाओं ने इन शासकों से शत्रुता मोल ले ली थी। वाकाटक और मालवा नरेशों के साथ मधुर संबंध रखने में जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद के शासक थे वे नाकामयाब रहे थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि परवर्ती गुप्त सम्राटों का व्यवहार अपने संबंधी राजाओं प्रांतपतियों के प्रति अच्छा नहीं रहा था, जिसके कारण साम्राज्य के भीतर जगह जगह गुप्त राजाओं के शत्रु प्रकट होने लगे थे। अतः स्पष्ट है कि विशाल और वैभवपूर्ण साम्राज्य गुप्त साम्राज्य निम्नलिखित कारणों के चलते नष्ट हो गया था और स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता ही इस साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण रहा। इसके अलावा मालवा के शासक
यशोधर्मन का विद्रोह, जो कि गुप्त साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है, कि प्रवर्ती गुप्त शासकों के काल में प्रशासन कमजोर पड़ गया था और निरंतर युद्धों से राजकोष खाली होने लगा था। इसके कारण प्रजा पर करों का बोझ बढ़ गया था, जिससे जनता में असंतोष की भावना बढ़ने लगी थी। ऐसी परिस्थिति में योग्य और शक्तिशाली शासक ही इस पतन की प्रक्रिया को रोक सकता था, लेकिन चंद्रविक्रमादित्य के पश्चात कुमार महेंद्र द्वितीय और स्कंदगुप्त महत्वपूर्ण शासक हुए। स्कंदगुप्त के बाद के शासक अयोग्य सिद्ध हुए थे। इसके कारण गुप्त साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और यह साम्राज्य छिन्न भिन्न होकर बिखर गया। तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।